महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, चिंता मूर्खता की शुरुआत है। पर आज के दौर में जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, शायद थोड़ी चिंता और बहुत सारी तैयारी यही समझदारी है, खासकर जब बात परमाणु हथियारों और वैश्विक सुरक्षा की हो। बिल्कुल। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। मुद्दा है भारत की परमाणु परीक्षण पर जो बरसों पुरानी स्वैच्छिक रोक है, और क्या आज के वैश्विक हालात में इस नीति पर दोबारा सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। हमारी ये पूरी चर्चा इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख पर आधारित है। लेख का शीर्षक है इंडियाज न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट एंड ग्लोबल टेस्टिंग रिसर्जेंस। आज का हमारा मकसद है इस लेख के जरिए ये समझना कि दुनिया भर में ये परमाणु समीकरण कैसे बदल रहे हैं, भारत के संयम के अब तक क्या मायने रहे हैं, और भविष्य में हमें किन रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है आज के समय में। और हाँ, ये चर्चा खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए काफी अहम हो सकती है। इसमें मेंस के लिए विश्लेषण भी मिलेगा और प्रीलिम्स के लिए जरूरी तथ्य भी। तो चलिए इस जटिल विषय की परतें खोलना शुरू करते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी हलचल हुई है जिसने इस बहस को फिर से हवा दे दी है। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका से ऐसे संकेत मिले हैं वो शायद परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। अब सोचिए, इस एक खबर ने ही करीब 30 साल से जो एक तरह की वैश्विक स्वैच्छिक रोक चली आ रही थी परमाणु परीक्षण पर, हाँ, उसकी नाजुक डोर को सबके सामने ला दिया है। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये जो रोक थी ये कभी कोई कानूनी बंधन नहीं थी। मतलब कोई संधि नहीं थी जिस पर सबने दस्तखत किए हों। अच्छा। ज्यादातर ये एक तरह की राजनीतिक समझदारी थी, एक नैतिक दबाव था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये आपसी सहमति वो शायद दरक रही है। हाँ, जैसे अमेरिका खुद अपने परमाणु हथियारों पर विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है, वो भी बिना नए परीक्षण किए। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ खबरें हैं कि रूस आर्कटिक में अपने पुराने परीक्षण स्थलों पर कुछ गतिविधियां बढ़ा रहा है। और चीन का क्या? और चीन, वो भी लोप नूर में अपनी परमाणु सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रहा है। तो ये तो वाकई एक दिलचस्प मोड़ है। जब दुनिया की बड़ी ताकतें ही अपने संयम पर सवाल उठाने लगे, हाँ, तो वो नींव ही हिल जाती है जिस पर पूरी परमाणु व्यवस्था टिकी थी। बिल्कुल सही। और यहाँ सबसे आकर्षक बात, या कहें चिंताजनक बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ तकनीक या हथियारों तक सीमित नहीं है। अच्छा। इसका असर उस गहरी आपसी समझ पर पड़ रहा है जिसने शीत युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया को एक बड़े परमाणु टकराव से काफी हद तक बचाए रखा था। और इसी संदर्भ में वो जो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है, सीटीबीटी, उसका जिक्र भी अहम हो जाता है। हाँ, सीटीबीटी। भारत ने तो कभी साइन ही नहीं किया, उसको नहीं किया। लेकिन ये संधि वैसे भी एक तरह से ठंडे बस्ते में ही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियों ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है, रेटिफाई नहीं किया है। अच्छा। तो ये साफ दिखाता है कि परमाणु हथियारों को लेकर जो स्थिरता दिखती रही है ना, हाँ, वो किसी मजबूत साझा विश्वास के बजाय अक्सर अस्थायी सहूलियत और रणनीतिक समीकरणों पर ज्यादा आधारित रही है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो शांति या स्थिरता दिख रही थी वो एक तरह से नाजुक संतुलन पर टिकी थी, जिसे अब ये बड़ी ताकतें खुद ही हिला रही हैं। हाँ, काफी हद तक ऐसा कहा जा सकता है। हाँ। ये एक तरह का अलिखित समझौता जैसा था जो अब दबाव में है। अच्छा। तो इसी बदलती हुई दुनिया की पृष्ठभूमि में भारत के अपने कदम को देखना होगा। भारत ने 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किए। हाँ। और उसके तुरंत बाद खुद ही आगे परीक्षण न करने की एक स्वैच्छिक रोक लगा दी। हाँ, एक तरफा रोक। हाँ, उस समय इस कदम को दुनिया भर में भारत की रणनीतिक परिपक्वता और नैतिक आत्मविश्वास के तौर पर देखा गया था। बिल्कुल। इसने दुनिया को, जो उस समय भारत पर शक कर रही थी, ये भरोसा दिलाया कि भारत का परमाणु कार्यक्रम बेलगाम नहीं है, अनुशासित है। सही बात है। और इसी नीति की वजह से शायद भारत पर लगे प्रतिबंध हटे। हाँ, धीरे धीरे हटे। और आगे चलकर अमेरिका जैसे देशों के साथ असैन्य परमाणु सहयोग समझौते भी हो सके। भारत की छवि एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित हुई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उस संयम ने भारत को काफी कूटनीतिक लाभ पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि लेख भी इशारा करता है, कोई भी नीति, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना रही हो, वो हमेशा के लिए पत्थर की लकीर नहीं हो सकती। सही है। अगर हम किसी नीति की समय समय पर समीक्षा नहीं करते, उसे जांचते नहीं हैं, तो वो एक रणनीतिक जरूरत के बजाय महज एक आदत बन सकती है, या कहें जड़ता बन सकती है। हाँ, ये तो है।
और आज भारत को अपने संयम पर दोबारा सोचने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? इसके पीछे कई ठोस कारण हैं जो अब उभर कर सामने आ रहे हैं। हाँ, मैं समझना चाहूंगा कि वो कौन से कारण हैं। क्या बदल गया है इतना कि हमें इस नीति पर पुनर्विचार के लिए सोचना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहला और बड़ा कारण तो हमारे आस पड़ोस और दुनिया भर में बदलता हुआ माहौल है। ठीक है। रूस को देखें, उसने कई महत्वपूर्ण हथियार नियंत्रण संधियों से खुद को अलग कर लिया है, जैसे इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस INF ट्रीटी। चीन को देखें तो वो जिस तेजी से अपना परमाणु भंडार बढ़ा रहा है और नई नई मिसाइल साइलो बना रहा है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये अभूतपूर्व है। और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान? और पाकिस्तान, वो भी लगातार टैक्टिकल यानी छोटे परमाणु हथियार और समुद्र से लॉन्च की जा सकने वाली परमाणु प्रणालियों पर काम कर रहा है। अच्छा। तो ये सब मिलकर भारत के लिए एक ज्यादा जटिल और कह सकते हैं खतरनाक सुरक्षा माहौल बना रहे हैं। ये तो बाहरी कारक हुए। क्या कोई अंदरूनी या तकनीकी कारण भी है? बिल्कुल। दूसरा बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी का विकास। भारत के जो परमाणु हथियार हैं, उनके डिजाइन मुख्य रूप से 1998 के परीक्षणों से मान्य है, वैलिडेटेड है। हाँ, पोखरण 2 से। जी, तब से अब तक लगभग 2.5 दशक बीत चुके हैं। इस दौरान हथियार बनाने की तकनीक, इस्तेमाल होने वाली सामग्री और सबसे जरूरी, उन्हें दुश्मन तक पहुंचाने वाले डिलीवरी सिस्टम, जैसे मिसाइलें? हाँ, जैसे कि लंबी दूरी की अग्नि 5 मिसाइलें, पनडुब्बियों से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, SLBMs और अब तो MRV तकनीक भी। MRV, हाँ, इसका जिक्र आया था। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स वाली तकनीक है ना? बिल्कुल, एक ही मिसाइल से कई लक्ष्यों को निशाना बनाने वाली तकनीक। तो इन सब में जबरदस्त तरक्की हुई है। जबरदस्त तरक्की हुई है। अब इन नई और ज्यादा जटिल प्रणालियों के लिए हमें उनकी ताकत, यील्ड, उनके आकार, मिनिएचराइजेशन और सबसे बढ़कर उनकी विश्वसनीयता के बारे में पहले से कहीं ज्यादा पक्के आश्वासन की जरूरत होगी। ये MRV तकनीक तो काफी चर्चा में है। क्या आप थोड़ा और बता सकती हैं कि ये क्यों इतनी अहम है और इसके लिए विश्वसनीयता का क्या मतलब है? क्यों ये इतनी जरूरी है? जरूर। देखिए, MRV का मतलब है कि एक ही मिसाइल अपने साथ कई परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है और हर वॉरहेड को अलग अलग टारगेट पर गिराया जा सकता है। हाँ। ये किसी भी देश की परमाणु हमला करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। दुश्मन के डिफेंस को भेदना आसान हो जाता है। अच्छा। लेकिन ये तकनीक बेहद जटिल है। इसमें वॉरहेड्स को सही समय पर सही दिशा में छोड़ना, उनका वायुमंडल में दोबारा प्रवेश और फिर सटीकता से टारगेट तक पहुंचना, इन सब के लिए डिजाइन का 100% भरोसेमंद होना जरूरी है। मतलब जरा सी चूक और पूरा मिशन फेल हो सकता है। यहीं पर सवाल उठता है, क्या सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशंस और लैब टेस्टिंग इन नई पीढ़ी के हथियारों की विश्वसनीयता की गारंटी दे सकते हैं? खासकर तब जब हमने उनका असल परीक्षण करके डेटा इकट्ठा ना किया हो। ये विश्वसनीयता का सवाल ही शायद भारत की परमाणु नीति के मूल में है। भारत की नीति विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, हाँ। और पहले इस्तेमाल नहीं, नो फर्स्ट यूज, NFU के सिद्धांतों पर टिकी है। जी, ये नीति कामयाब रही है। इसने दुनिया को भारत की जिम्मेदारी का यकीन दिलाया है, साथ ही अपनी सुरक्षा की तैयारी भी रखी है। लेकिन जैसा लेख में तर्क दिया गया है, विश्वसनीयता कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार हासिल कर ली तो हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल सही। प्रतिरोध यानी डिटरेंस सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास हथियार हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका विरोधी ये मानता है या नहीं कि जरूरत पड़ने पर आपके हथियार कारगर साबित होंगे। एकदम सही कहा। और यहीं पर कंप्यूटर मॉडलिंग और सब क्रिटिकल परीक्षणों की सीमाएं सामने आती हैं। सब क्रिटिकल परीक्षण ये क्या होता है? सब क्रिटिकल परीक्षण वो होते हैं जिनमें परमाणु धमाका तो नहीं होता, मतलब चेन रिएक्शन शुरू नहीं होता, लेकिन परमाणु सामग्री के व्यवहार का अध्ययन उच्च दबाव और तापमान पर किया जा सकता है। अच्छा। ये तरीके मौजूदा ज्ञान को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, लेकिन वे वास्तविक पूर्ण स्तरीय परमाणु परीक्षण से मिलने वाले अनुभवित जन्य डेटा की जगह पूरी तरह नहीं ले सकते। तो ये सिमुलेशन जैसा हुआ? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। जैसे आप कार चलाना सिर्फ सिमुलेटर पर सीखें, बिना सड़क पर असल में चलाए, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन असली ड्राइविंग का अनुभव और आत्मविश्वास अलग होता है। दिलचस्प बात यह है कि लेख ये भी बताता है कि अमेरिका जैसा देश, हाँ, जिसके पास दशकों का परीक्षण अनुभव है, विशाल डेटाबेस है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर हैं, हाँ, वो भी अब पूरी तरह आश्वस्त नहीं लग रहा कि सिर्फ सिमुलेशन ही काफी है। बिल्कुल। और अगर अमेरिका को शक है,
जिसके पास इतना सारा डेटा है, तो भारत के लिए तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तुलनात्मक रूप से परीक्षण का डेटा बहुत कम है। भारत ने 1974 और 1998 में कुल मिलाकर सीमित संख्या में ही परीक्षण किए हैं। अमेरिका और रूस ने तो सैकड़ों परीक्षण किए हैं। उनका डेटाबेस बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे लिए सिमुलेशन पर पूरी तरह निर्भर रहने का जोखिम ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम परीक्षण शुरू कर दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि संयम पर पुनर्विचार करने का मतलब ये कतई नहीं है कि भारत को लापरवाही से या बिना सोचे समझे परीक्षण शुरू कर देने चाहिए। ऐसा सुझाव कोई नहीं दे रहा, लेख भी नहीं दे रहा। अच्छा। इसका मतलब है तैयारी। हमें ऐसी दुनिया के लिए तैयार रहना होगा जिसमें दूसरे देश शायद परीक्षण करें, हमें पीछे नहीं रहना है। तो ये तैयारी कैसी दिख सकती है? क्या मतलब है इसका? हाँ, तैयारी का मतलब है कि अगर भविष्य में रणनीतिक जरूरत पैदा होती है, मान लीजिए चीन या कोई और देश परीक्षण करता है और संतुलन बिगड़ता है और कोई और रास्ता नहीं बचता, तो भारत परीक्षण करने में सक्षम हो। और अगर ऐसा परीक्षण करना भी पड़े तो वो वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए हो, सीमित दायरे में हो और पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए। दिखावे के लिए नहीं? बिल्कुल नहीं। उसका मकसद दुनिया को अपनी ताकत का दिखावा करना नहीं, बल्कि अपने नए डिजाइनों की विश्वसनीयता को परखना हो सकता है। वैलिडेशन जिसे कहते हैं। ठीक है। जमीन के नीचे किए गए कुछ सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए परीक्षण हमारी नई पीढ़ी की हथियार प्रणालियों, जैसे वो MIRV युक्त मिसाइलें जिनकी हमने बात की, उनकी विश्वसनीयता के बारे में जरूरी वैज्ञानिक डेटा और आत्मविश्वास दे सकते हैं। और शायद विरोधियों को संदेश भी? हाँ, और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी, ये हमारे विरोधियों को एक स्पष्ट संदेश देगा कि भारत की प्रतिरोधक क्षमता न सिर्फ कायम है बल्कि आधुनिक और भरोसेमंद भी है। देखिए, परमाणु रणनीति में असलियत जितनी जरूरी होती है, उतना ही जरूरी उसका दिखना भी होता है, परसेप्शन। हाँ, ये बात तो है। क्रेडिबिलिटी मस्ट बी सीन टू बी क्रेडिबल। विश्वसनीयता को विश्वसनीय दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। ये बात तो है कि परमाणु दुनिया में धारणाएं बहुत मायने रखती हैं, लेकिन इसके साथ एक और पहलू भी जुड़ा है। भारत ने पिछले 2.5 दशकों में अपने संयम से जो नैतिक और कूटनीतिक पूंजी कमाई है, उसका क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर भारत की जो पहचान बनी है, वो सिर्फ हमारी तकनीकी ताकत की वजह से नहीं है, बल्कि उस समझदारी और विवेक की वजह से भी है जिसके साथ हमने इस ताकत को संभाला है। सही। तो क्या परीक्षण पर दोबारा विचार करने से हम वो पूंजी खो नहीं देंगे? वो नैतिक बढ़त चली नहीं जाएगी? ये एक बहुत ही जायज और अहम सवाल है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र लेख में भी है। भारत को अपनी इस नैतिक और कूटनीतिक बढ़त को बनाए रखना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कैसे? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बढ़त हमें तब भी हासिल रहेगी जब दुनिया के दूसरे बड़े खिलाड़ी परीक्षण की राह पर चल पड़े और हम सिर्फ पुराने डिजाइनों के भरोसे बैठे रहें जिनकी विश्वसनीयता पर नई तकनीकें सवाल खड़े कर रहे हों? ये तो दुविधा है। चुनौती दोहरी है। एक तरफ हमें संयम दिखाना है, अपनी जिम्मेदार छवि बनाए रखनी है, दूसरी तरफ हमें अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार भी रहना है। हमें परीक्षण करने का विकल्प जिंदा रखना होगा, बिना खुद परमाणु परीक्षणों का नया दौर शुरू करने वाला पहला देश बने। ये एक बहुत महीन संतुलन साधने जैसा है। और शायद ये मान लेना भी गलत होगा कि संयम की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, कि ये हमेशा फायदेमंद ही है। बिल्कुल। ये सोचना कि संयम हमेशा फायदेमंद ही होता है या इसकी कोई लागत नहीं है, ये शक्ति के बदलते वैश्विक संतुलन को नजरअंदाज करना होगा। जैसे हमने पहले बात की, चीन का परमाणु जखीरा आकार और गुणवत्ता दोनों में बढ़ रहा है। पाकिस्तान नई तरह की परमाणु प्रणालियों पर काम कर रहा है। अमेरिका खुद नए वॉरहेड डिजाइन कर रहा है और परीक्षण की तैयारी के संकेत दे रहा है। तो ऐसे में एक तरफा संयम से ही चिपका रहता है, तो खतरा ये है कि हम उस नए रणनीतिक फ्रेमवर्क से बाहर रह जाएं, जो शायद भविष्य में हथियार नियंत्रण या परमाणु संतुलन को परिभाषित करेगा। हम अलग थलग पड़ सकते हैं। जैसा कि लेख में कहा गया है, रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो भारत की विदेश नीति का एक मुख्य स्तंभ है, उसके लिए हठ धर्मिता नहीं बल्कि लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, समय के साथ बदलने की क्षमता। ये बात तो है।
तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हमारे श्रोताओं के लिए ये पूरी चर्चा कई मायनों में जरूरी हो जाती है। जी बिल्कुल। अगर हम मुख्य परीक्षा यानी मेंस के नजरिए से देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी जीएस पेपर 2 आईआर, जी राष्ट्रीय सुरक्षा जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जी जीएस पेपर 3 एसएनटी जी जैसे विषयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। भारत की विदेश नीति के सामने चुनौतियां, निवारण सिद्धांत यानी डिटरेंस थियरी, रणनीतिक स्वायत्ता और बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका, इन सब पर यह चर्चा गहरी अंतर्दृष्टि देती है। वो जो क्रिटिकली डिस्कस या एनालाइज जैसे सवाल आते हैं ना, हाँ, उनके लिए ये पॉइंट्स बहुत उपयोगी हो सकते हैं। आपको दोनों पक्ष पता होने चाहिए, संयम के फायदे भी और बदलते हालात में उसकी सीमाएं भी। हाँ, और प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स के लिए भी इसमें कई जरूरी तथ्य और कॉन्सेप्ट्स हैं। बिल्कुल, जैसे कि सीटीबीटी की वर्तमान स्थिति क्या है, भारत की नो फर्स्ट यूज नीति क्या है, प्रमुख मिसाइल टेक्नोलॉजी जैसे अग्नि 5, SLBMs, MIRV की बुनियादी समझ, और साथ ही अमेरिका, रूस, चीन जैसी बड़ी परमाणु शक्तियों की हालिया गतिविधियां और उनका रुख। हाँ, इन पर आधारित सीधे सवाल बन सकते हैं। उम्मीदवारों को इन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिला के हम एक बड़े सवाल के सामने खड़े हैं। क्या भारत जैसा एक लोकतंत्र जो पारदर्शिता और जिम्मेदारी में यकीन रखता है, बिना समय समय पर अपने परमाणु हथियारों की विश्वसनीयता को परखे एक भरोसेमंद प्रतिरोधक क्षमता बनाए रख सकता है? क्या देश के नेता अपने वैज्ञानिकों और सैनिकों से पूरी तरह उन हथियारों पर निर्भर रहने के लिए कह सकते हैं जिनकी अंतिम विश्वसनीयता की पुष्टि दशकों पहले हुई थी, जबकि तकनीक और खतरे दोनों बदल चुके हैं? ये सवाल बहुत गहरे हैं और इनका जवाब सिर्फ 1998 की नैतिक जीत की यादों में खोकर नहीं मिल सकता। पुरानी बातों से नहीं चलेगा। तो फिर इसके लिए जरूरत है एक खुली, सूचित और ईमानदार राष्ट्रीय बहस की। हमें परमाणु प्रतिरोध को सिर्फ एक हथियार के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये तकनीक, मनोविज्ञान और भू राजनीति का एक लगातार बदलता हुआ समीकरण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो क्या कहेंगे आप संक्षेप में? सार यही है कि भारत के परमाणु संयम पर पुनर्विचार की जरूरत किसी लापरवाही या जंग की चाहत से नहीं उठी है। ये जरूरत बदलती हुई दुनिया की हकीकत और तकनीकी विकास की चुनौतियों से पैदा हुई है। अच्छा। लक्ष्य आक्रामकता नहीं है, बल्कि अनुकूलन, एडेप्टेशन और विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी सुनिश्चित करना है। और वो भी भारत के स्थापित नैतिक सिद्धांतों यानी पहले इस्तेमाल नहीं और विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध के दायरे में रहते हुए। अगर दुनिया वाकई परमाणु परीक्षणों के जरिए सत्यापन के दौर में लौट रही है, तो भारत को ये पक्का करना होगा कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता न केवल नैतिक बनी रहे, बल्कि पूरी तरह भरोसेमंद भी हो। तो परिपक्वता शायद बदलाव को स्वीकार करने में है। हाँ, आज के दौर में रणनीतिक परिपक्वता शायद बदलाव से मुंह मोड़ने में नहीं, बल्कि उसके लिए तैयार रहने में है। अडेप्टेबिलिटी इज की। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा इस पर। इस लगातार बदलती और अनिश्चित दुनिया में एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति होने का असली मतलब क्या है? क्या तैयारी, जो आखिरकार शांति बनाए रखने के लिए ही होती है, कभी कभी हमसे ये मांग नहीं करती कि हम अपनी पुरानी धारणाओं और आरामदायक यथास्थिति पर सवाल उठाएं? आज की इस गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सामरिक मामलों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उम्मीद है इससे सोचने के लिए कुछ नए बिंदु मिले होंगे। यदि आप ऐसे ही और विश्लेषणों और चर्चाओं में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। आपके कोई विचार या सवाल हों तो नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।